बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 6 पार्ट 1 ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो डेफिनेशन, वो एलिमेंट्स जिनमें डी या एफ सब शेल इन प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन होते हैं। इन प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन बड़ी समझने वाली बात है ये। मतलब अगर डी के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन है ना, डी जैसे है ना ऑर्बिटल 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर डी में 0 इलेक्ट्रॉन है ये इन प्रोसेस नहीं है, या अगर डी में 10 इलेक्ट्रॉन है ये इन प्रोसेस नहीं है। और ये टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट या डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट को फॉलो नहीं कर रहे। इन प्रोसेस कौन से होते हैं? जिसमें डी में 1 इलेक्ट्रॉन हो, चाहे 5 हो, चाहे 9 हो, ये इन प्रोसेस हैं। तो हम अगर ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को देखें तो ये अपनी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। एक शो करने वाला सिर्फ एक एलिमेंट है। ये बड़ा अच्छा एमसीक्यू है। जिंक, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख रहे हो, स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, वनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैंगनीज 25 एंड अप टू जिंक 30 एटॉमिक नंबर तक ये एलिमेंट मौजूद है। और स्कैंडियम 21 को आप सेटिस्फाई कैसे करते हो, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखते हो? आर्गॉन लिख देते हैं, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन गए, फुलफिल हो गए। उसके बाद 3d1 और फिर 4s2। और जो फिलिंग होती है ना वो पहले s की होती है, 4s की होती है। 3d की फिलिंग बाद में होती है क्योंकि ये अफबॉब प्रिंसिपल के मुताबिक लेस इनर्जेटिक है 4s, इसलिए ये पहले फिल होगा। तो जो स्कैंडियम के 3d में 1 इलेक्ट्रॉन और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये या तो 4s से 2 जाएंगे, वैलेंस शेल 4 होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी, या 3d से भी 1 चला जाएगा और ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगी। और मैंगनीज तक ये बिल तरतीब बढ़ती जाती है और +7 तक पहुंच जाती है। लिहाजा सबसे बड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी होती है? मैंगनीज की होती है। और फिर ये कम होती जाती है अप टू जिंक। अब इसमें कुछ वेरिएशन भी है। क्रोमियम वेरिएशन शो करता है। वो कैसे? क्रोमियम, आप ये पहले याद रखिए कि डी स्टेबल कब होगा? जब 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, या जब ये हाफ फिल होगा, 5 होंगे। तो वो जो वेरिएशन शो की है वो क्रोमियम ने की है। कैसे? क्रोमियम के अंदर कन्फिग्रेशन बन रही थी आर्गॉन 3d4 और 4s2। तो क्या हुआ? 4s से इलेक्ट्रॉन 3d में आ गया तो 3d5 हो गया, हाफ फिल हो गया, स्टेबल हो गया। ये सही कन्फिग्रेशन है इसकी। और कॉपर में थी आर्गॉन 3d9 4s2, तो 4s से इलेक्ट्रॉन 3d में आ गया, 3d10 हो गई। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में कुछ वेरिएशंस हैं। फिर कुछ एलिमेंट अपनी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, और वो कौन से हैं? मैंगनीज, आयरन और कॉपर। तो हम MCAT 2014 में क्वेश्चन आया उसके बारे में पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ मैंगनीज इज क्या है? तो जानते हो ना 25 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 18 आर्गॉन और 3d5 23 हो जाएंगे, और 4s2। अल्फा इज अ राइट ऑप्शन। MCAT 2015 में क्वेश्चन पूछा गया कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ गोल्ड आरियम इज 79 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर। तो जीनॉन आ जाएगा 4f14 5d10 और 6s1। इसकी वैलेंस शेल में s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा, और ये अल्फा इज अ राइट ऑप्शन। MCAT 2016 में क्वेश्चन पूछा गया कि विच एलिमेंट ऑफ 3d सीरीज ऑफ पीरियोडिक टेबल शो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ 3d6 4s2। तो निकल है ये, डेल्टा इज अ राइट ऑप्शन। तो टिपिकल और नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं? टिपिकल वो होते हैं जो डेफिनेशन को फॉलो करें। और डेफिनेशन क्या है कि डी या एफ सब शेल इन प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन हो। लेकिन कुछ में ऐसा नहीं भी होता, जिनमें ऐसा नहीं होता वो नॉन टिपिकल है। जैसे ग्रुप 2b जिंक, कैडमियम, मरकरी, सब के अंदर 3d10 है, नॉन टिपिकल। इसी तरह 3b स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम, ये अपनी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और 3d 0 हो जाते हैं, ये भी नॉन टिपिकल है। क्वाइनेज मेटल कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जब ये +1 शो करें
तो ये भी नॉन टिपिकल है, लेकिन अगर कॉपर +2 हो तो ये टिपिकल है, फिर 3D में 9 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। या मर्क्यूरिक Ag+2 हो तो 4D में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये टिपिकल हो जाते हैं। या आर्यम गोल्ड +3, इसके अंदर 5D में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी टिपिकल हो जाते हैं। तो F ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, while D block elements are called as outer transition elements. MCAT 2009 में क्वेश्चन पूछा गया, इन मॉडर्न प्रेडिक्टेबल द एलिमेंट्स इन ग्रुप 2B आर जिंक, कैडमियम, मर्करी, बीटा। बीटा इज द राइट ऑप्शन। MCAT 2012 में क्वेश्चन पूछा गया, विच पेयर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो कौन है जो अबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो कर रहे हैं। तो अल्फा के अंदर स्कैंडियम एंड जिंक, तो बीटा के अंदर कॉपर एंड स्कैंडियम, चार्ली के अंदर जिंक एंड कैडमियम, और डेल्टा के अंदर कॉपर एंड क्रोमियम। तो क्वेश्चन क्या है, विच पेयर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट शो एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, कौन है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल हुए, तो कॉपर हुआ और क्रोमियम हुआ, दैट इज आर डेल्टा ऑप्शन। ECAT 2017 क्वेश्चन पूछा गया कि सब ग्रुप बी ऑफ द प्रेडिक्टेबल रिप्रेजेंट्स, सब ग्रुप बी के अंदर कौन से एलिमेंट्स होते हैं, लेस टिपिकल एलिमेंट्स होते हैं, बीटा इज अ राइट ऑप्शन। बड़ी इंपॉर्टेंट ये डिस्कशन, बड़े ध्यान से इसको सुनना है। दैट इज अ केमिकल प्रॉपर्टीज। तो बाइंडिंग एनर्जी की हम बात करें, एंड मेटल्स आर हार्ड having high binding energy value, and that is due to the involvement of d orbitals, d electrons और s electrons। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम तक बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती है, अब ग्राफ से शो हो रहा है आपको। फिर क्रोमियम और मैंगनीज तक कम होती है और फिर बढ़ने लगती है अप टू आयरन, कोबाल्ट और निकल, एंड देन इट डिक्रीजेज अप टू 2B, 1B और 2B, कॉपर और जिंक में बाइंडिंग एनर्जी बिलतरतीब कम होती जाती है। और अगर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो ये हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट शो करते हैं, एंड दैट इज ड्यू टू द हाई बाइंडिंग एनर्जी। दैट्स व्हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज अप टू द मिडल ऑफ 3D सीरीज, दैट इज अप टू वनेडियम, एंड देन डिक्रीजेज बाय द एंड ऑफ सीरीज। जैसे आपको ग्राफ से शो हो रहा है कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम तक मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, क्रोमियम और मैंगनीज तक कम होगा, आयरन तक फिर बढ़ेगा, कोबाल्ट और निकल तक कम होगा, एंड देन सडनली ड्रॉप्स फॉर कॉपर एंड जिंक। तो सबसे बड़ा अच्छा MCQ है, सबसे कम 3D के अंदर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, जिंक का होगा, क्योंकि जिंक के अंदर बाइंडिंग एनर्जी के लिए बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मौजूद ही नहीं है, उसका 3D भरा पड़ा है, इलेक्ट्रॉन से फुलफिल हो गए। एंड देन कोवलेंट एंड आयनिक करेक्टराई, तो कोवलेंट एंड आयनिक रेडियाई और ये करेक्टर डिक्रीज शुरू में डिक्रीज होता है अप टू स्कैंडियम से वनेडियम तक, और फिर कोबाल्ट से लेकर निकल, कॉपर, जिंक तक फिर ये इंक्रीज होता जाता है। और आयनिक रेडियाई रिमेन्स इरेगुलर थ्रू आउट द सीरीज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस्ट आर डिफरेंट फॉर द डिफरेंट एलिमेंट। जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम के लिए कम होगा, फिर क्रोमियम और मैंगनीज के लिए बढ़ जाएगा, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर के लिए कम होगा, और कॉपर और जिंक के लिए फिर बढ़ जाएगा, एंड दैट इज ड्यू टू द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल आपको याद हो कि दो एनर्जी लेवल में स्प्लिट होते हैं, एक ऊपर वाला जिसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक नीचे वाला जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। दो एनर्जी लेवल स्प्लिट होते हैं, हायर और लोअर, इसलिए इसके 3 एलिमेंट्स की फॉल, फिर 2 एलिमेंट का इंक्रीज, फिर 3 एलिमेंट का फॉल, और फिर 2 एलिमेंट का इंक्रीज, ये आपको नजर आ रहा है। और पैरामैग्नेटिज्म इज अट्रैक्शन टुवर्ड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट की तरफ इनका अट्रैक्ट होना, एंड दैट इज डेफिनेटली ड्यू टू अनपेड इलेक्ट्रॉन। जितने ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज़्यादा पैरामैग्नेटिज्म होगी। एंड यू कैन सी स्कैंडियम के अंदर जब
+3 होता है तो कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता, इसका मतलब है ये पैरामैग्नेटिक नहीं है, ये डायमैग्नेटिक होगा। और टाइटेनियम के अंदर 1 है तो इसका पैरामैग्नेटिज्म थोड़ा होगा। एंड अप टू मैंगनीज +2 एंड फेरिक +3 5 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इसका मतलब ग्वाय बैलेंस से आप पैरामैग्नेटिज्म चेक करते हो तो मैक्सिमम पैरामैग्नेटिज्म इज शोन बाय फेरिक एंड आफ्टर दैट मैंगनीज एंड फेरस। बड़ा अच्छा एमसीक्यू है ये। और जिंक तक आते हुए पैरामैग्नेटिज्म डिक्रीज होती है और पैरामैग्नेटिज्म नहीं है क्योंकि इसके पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। और यहाँ पे कलर्स के बारे में भी आप आगे जाके पढ़ोगे, मैं आपको थोड़ा हिंट दे जाता हूँ कि जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका कलर होते हैं और जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते उनका कलर नहीं होता। दैट मीन स्कैंडियम +3 का कोई कलर नहीं होगा और जिंक +2 का भी कोई कलर नहीं होगा। कॉपर +2 +1 का कलर होगा, +1 का कलर नहीं होगा क्योंकि +1 का मतलब 3d10 कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन कॉपर +2 का कलर होगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। एंड देन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो एलिमेंट्स शो different oxidation state from +3 to +7 और +2 is a oxidation state that possessed by all the elements of 3d series or it is due to the involvement of unpaired electron of d orbital with s atomic orbital और scandium up to manganese oxidation state increases and then decreases। तो कलर्स की अगर हम बात करें तो when d orbitals are involved in the bonding they split up into 2 energy level। lower orbit में 3 lower energy level में 3 orbit और higher energy level में 2 orbits fall करते हैं। और अगर इनके अंदर इलेक्ट्रॉन की dd ट्रांजिशन हो तो dd ट्रांजिशन से कलर प्रोड्यूस होता है, अदरवाइज कलर प्रोड्यूस नहीं होता। एंड वेरी इंटरेस्टिंग, अगर तो किसी d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हो ही ना उसका कोई कलर नहीं होगा, या d के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन हो तब भी उसका कोई कलर नहीं होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन्स होंगे चाहे 9 हो चाहे 8 हो 7 हो 1 तक हो तो कलर मौजूद होगा। एंड देन इंटरस्टिशियल कंपाउंड, एलिमेंट्स के अंदर कुछ खाली जगह रह जाती है, गैप्स रह जाते हैं, उन गैप्स को स्मॉल एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड स्मॉल एलिमेंट्स के साथ फिल करते हैं और वो जो कंपाउंड बनते हैं वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते हैं। बड़ा अच्छा एमसीक्यू, ये नॉन स्टिचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस होती हैं, आप इन एडेड एलिमेंट्स को कैलकुलेट नहीं कर सकते। और अलॉय फॉर्मेशन, मेटल्स की मिक्सिंग से डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स बनते हैं जिनके अंदर डिजायर्ड सेट ऑफ प्रॉपर्टीज गेन होती हैं, तो दोज आर अलॉय। तो अलॉय के अंदर आयरन, कॉपर, क्रोमियम, मैंगनीज, निकल ये एलिमेंट्स मौजूद होते हैं और अपनी अलॉय फॉर्मेशन करते हैं। ECAT 2016 में क्वेश्चन आया, द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर अल्फा आर मेटल्स, एब्सोल्युटली सारी मेटल होती हैं। बीटा आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, बिल्कुल राइट सारे कंडक्टर हैं। चार्ली शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी सही है, लिहाजा डेल्टा ऑल ऑफ द अबव। अब वैसे आपको पता होगा कि ऑल अबव की ऑप्शंस नहीं आती, लेकिन 2016 में ऐसा क्वेश्चन आया। इसके बाद विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिज्म इंक्रीजेस अल्फा। और MCAT 2009 में क्वेश्चन पूछा गया, कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन d ऑर्बिटल अल्फा। और MCAT 2010 पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ एन एटम आयन और मॉलिक्यूल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अल्फा इज द राइट ऑप्शन। MCAT 2011 द पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ सब्सटेंस इज ड्यू टू चार्ली, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एटम और मॉलिक्यूल। बाकी भी पढ़ लेते हैं। अल्फा में कहा गया बॉन्ड पेयर, बिल्कुल नहीं, इस पर डिपेंड करता। बीटा में कहा गया लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल नहीं। डेल्टा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर ये डिपेंड करता है। चार्ली सस्टेन्स। MCAT 2015 टाइटेनियम हेक्सा एक्वा ट्रांसमिट्स, रेड से ब्लू लाइट ट्रांसमिट करता है ये, डेल्टा इज अ राइट ऑप्शन। फिर MCAT 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, द एनॉमलस
electronic configuration shows by chromium and copper in 3D series of elements is due to the stability associated with configuration. Charlie is a right option. MCAT 2017 identify the element that has maximum oxidation state. मैंगनीज +7 तक होती हैं. डेल्टा इज आ राइट ऑप्शन. ECAT 2013 और 2015 में क्वेश्चन पूछा गया. द कलर ऑफ टाइटेनियम हेक्सा एक्वा +3 इज वायलेट. चार्ली. कंप्लेक्स कंपाउंड्स क्या होते हैं? जब मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूल ऐड करें और एक बड़ा कंपाउंड बने, फिर उस कंपाउंड को तोड़े और वही मॉलिक्यूल दोबारा बन जाए, तो वो तो कंपाउंड होता है. लेकिन अगर मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल में ऐड करें और उनको तोड़ने पर एग्जैक्ट वो मॉलिक्यूल ना बने, बल्कि नए मॉलिक्यूल, नए आयंस क्रिएट हो और वो स्टेबल भी हो, उसे कंप्लेक्स कंपाउंड बोलते हो. तो कंप्लेक्स कंपाउंड और मॉलिक्यूलर कंप्लेक्स आयंस आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड complexes. और कंप्लेक्स कंपाउंड दो तरह के होते हैं, सिंपल कैटाइन और कंप्लेक्स एनाइन, या फिर कंप्लेक्स कैटाइन और सिंपल एनाइन. कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम कंप्लेक्स कंपाउंड के अंदर यूज करते हैं. सेंट्रल मेटल एटम, ये क्या होता है? एटम और आयन सराउंडेड बाय स्पीशीज इन द कंप्लेक्स कंपाउंड. जो सेंटर में ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उसको कहते हैं लिगेंड. आयन, एटम और न्यूट्रल मॉलिक्यूल that donates electrons to central metal atom, उसे बोलते हो लिगेंड. और लिगेंड with 2 atoms is called as bidentate, 3 atom, tridentate और more than 3 atom, polydentate लिगेंड उसे बोलते हो. कोऑर्डिनेशन नंबर, the number of lone pair of electrons provided by ligand to central metal atom is called as कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है? सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड को जो ब्रैकेट में बंद करते हो उसे बोलते हो कोऑर्डिनेशन स्फीयर. और उसके ऊपर जो चार्ज होगा पॉजिटिव या नेगेटिव, उसे आप अलजेब्रिक सम के बाद बैलेंस करते हो बाय पुटिंग कैटाइन और बाय पुटिंग एनाइन आफ्टर द कोऑर्डिनेशन स्फीयर. चिल्लेट क्या होता है? अ कंप्लेक्स कंपाउंड इन विच वन और मोर देन वन रिंग इज फॉर्म ड्यू टू डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. जैसे प्लैटिनम डाइऑक्सालेटो आयन, ये जो प्लैटिनम को 2 ऑक्सालेट अपने आयन देते हैं और 2 रिंग क्रिएट करते हैं, इसे आप चिल्लेट बोलते हैं. MCAT 2011 पिक द करेक्ट स्टेटमेंट. चिल्लेट्स आर यूजुअली मोर स्टेबल देन ऑर्डिनरी. एग्जैक्टली, चिल्लेट बड़े स्टेबल होते हैं. MCAT 2017 हाउ मेनी लिगेंड्स K4FeCN6 कंटेन. इसमें 6 इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं जो साइनेट दे रहे हैं, तो 6 लिगेंड है इसके अंदर. MCAT 2018 लिगेंड्स हैविंग 2 lone pair of electron for donation to the central metal atom or ion is called as, उसे बोलते हो bidentate ligand beta. Nomenclature of complex compound. पहला पॉइंट, कैटाइन्स आर नेम्ड बिफोर एनाइंस. हमेशा से, जैसे आप कहते हैं ना सोडियम क्लोराइड, तो कभी क्लोरोसोडियम क्यों नहीं कहा? क्योंकि कैटाइन्स आर प्रेफर टू एनाइंस. नंबर 2, इन द नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिगेंड्स आर नेम्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. और नंबर 3, द प्रीफिक्सेस डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा एंड सो ऑन आर पुटेड टू स्पेसिफाई द कोऑर्डिनेटेड लिगेंड attached with central metal atom. नंबर 4, अगर लिगेंड एनाइन हो तो उसकी एंडिंग O पे करेंगे, जैसे हाइड्रोक्सो, जैसे कार्बोनेटो, जैसे सल्फेटो. और अगर न्यूट्रल हो तो उसका नाम चेंज नहीं करेंगे, जैसे अमीन या एक्वा. और अगर सफिक्स ATE is added for the central metal atom if the complex represents anion. अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो सेंट्रल मेटल एटम के आखिर में ATE लगाओगे, अदरवाइज उसको चेंज नहीं करते. और ऑक्सीडेशन नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय रोमन न्यूमरल. एग्जाम्पल K4FeCN6. पहले देखो कैटाइन रखा है आपने, पोटाशियम नाम भी पहले लिया. फिर लिगेंड का लिगेंसी, कितने लिगेंड लगे हुए? 6 लगे हुए. हेक्सासियानो
और ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव है, तो फेरेट ATE और आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 3 है। पोटाशियम हेक्सासियानोफेरेट 2 है और प्लैटिनम के साथ क्लोरो नाइट्रो अमीन लगा हुआ है, तो पहले अमीन आएगा, फिर नाइट्रो आएगा, क्लोरो आएगा और फिर नाइट्रो आएगा। इट इज टेट्रामीन क्लोरो नाइट्रो प्लैटिनम 4 सल्फेट। एंड आफ्टर दैट ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, मैंगनीज टेट्राक्लोराइड टेट्राहेड्रल और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, कॉपर टेट्रामीन स्क्वायर प्लेनर और DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है और DsP3 हाइब्रिडाइजेशन है और कॉपर कोबाल्ट हेक्साअमीन ऑक्टाहेड्रल और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है। और MCAT 2010 में क्वेश्चन पूछा गया, द ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन अल्फा। और MCAT 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, द शेप ऑफ कोबाल्ट हेक्सामीन कॉम्प्लेक्स इज ऑक्टाहेड्रल, डेल्टा इज अ करेक्ट ऑप्शन। और आयरन के 3 इंपॉर्टेंट और होते हैं, मैग्नेटाइट Fe3O4 या लेमोनाइट Fe2O3 हाइड्रेटेड होते हैं विथ 3 वाटर मॉलिक्यूल, या Fe2O3 दैट इज अ मैग्नेटाइट। और कमर्शियली ये तो पिग आयरन होते हैं दैट कंटेन्स परसेंटेज ऑफ कार्बन फ्रॉम 2.5 to 4.5%, या रॉट आयरन होते हैं दैट कंटेन्स 0.12 to 0.25% ऑफ कार्बन, या इनके मिडल में स्टील होता है दैट कंटेन्स कंटेंट्स ऑफ कार्बन फ्रॉम 0.25 to 2.5%। रॉट आयरन की कंपोजिशन प्रिपेयर्ड फ्रॉम कास्ट आयरन। रॉट आयरन क्या है? दैट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बन, जिसमें कार्बन बेस्ट फॉर्म ऑफ द आयरन, इसके अंदर कार्बन के कंटेंट्स कम होंगे। जिसको कैसे प्रिपेयर करते हैं? इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कास्ट आयरन इन पुडिंग फर्नेस। हेमाटाइट ओर इज यूज्ड और हेमाटाइट लाइनिंग गिव्स ऑक्सीजन for the oxidation of carbon, sulfur, silicon, manganese present in cast iron, and oxides of manganese, phosphorus, silicon, sulfur forms slag, झाग बनती है इससे। और hammering is done on balls or blooms to remove the slag. और steel is alloy of iron that contains carbon from 0.5 to 0.25 to 2.5%। और traces में सल्फर, फास्फोरस और सिलिकॉन भी इसके अंदर मौजूद होती है। और स्टील की 3 टाइप्स हैं, माइल्ड स्टील, मीडियम स्टील, हाई स्टील। और कार्बन के कंटेंट्स का फर्क होता है। माइल्ड स्टील के अंदर 0.1 to 0.2% तक कार्बन होता है, मीडियम में 0.2 to 0.7% तक कार्बन होता है और हाई में 0.7 से ऊपर 1.5% तक हो सकता है। माइल्ड स्टील फेयरली सॉफ्ट होता है, मैलिएबल और डक्टाइल होता है और इससे नट्स, बोल्ट्स, बार्स, बॉयलर्स, प्लेट्स और इस तरह की चीज़ें प्रिपेयर की जाती हैं। जबकि मीडियम स्टील हार्डर देन माइल्ड स्टील होते हैं, मैलिएबल और डक्टाइल होते हैं, जबकि ये रेल्स, एक्सिस, कास्टिंग बनाने में कारआमद साबित होते हैं। और हाई कार्बन स्टील ये फॉर्म्ड मतलब अपनी शक्ल को चेंज नहीं करता, सिर्फ लेस देन 1% हो तो थोड़ी बहुत करते हैं, अदरवाइज इससे ऊपर हो तो इसे फोर्ज करना, इसकी शक्ल को बदलना हैमरिंग करके, दैट्स अ टफ जॉब। और इसके इस्तेमाल होता है हैमर बनाने में, इसे डाइस बनाने में, कटिंग टूल्स बनाने में, मशीन टूल्स बनाने में और हार्ड पार्ट ऑफ मशीन बनाने में। स्टील कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिमूविंग कार्बन, sulfur, phosphorus and silicon from cast iron or adding ferromanganese to wrought iron according to the type of steel। हम किसे बनाना चाह रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग 2 तरह से होती है, ओपन हर्थ प्रोसेस और बेसिमर प्रोसेस। ओपन हर्थ प्रोसेस इट इज अ मॉडर्न मेथड कैरिड आउट इन ओपन हर्थ फर्नेस, भट्टी। और ओपन हर्थ फर्नेस के 2 टाइप होते हैं। अगर तो एसिडिक लाइनिंग होगी सिलिका की तो वो तब यूज़ होगी जब इम्प्योरिटीज मैंगनीज और सिलिकॉन हो तो, ताकि इनके करस्पॉन्डिंग स्लैग्स बन जाए। और अगर बेसिक लाइनिंग करते हैं हम कैल्शियम ऑक्साइड की, तो इसका मकसद होता है कि आपके पास इम्प्योरिटीज़ मौजूद हैं सल्फ़र की और फास्फोरस की, जिनके साथ
कैल्शियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलकर इन्हें रिमूव कर देते हैं। और मिक्सचर ऑफ कास्ट आयरन, स्क्रैप स्टील, क्विक लाइम हीटेड एट 1600 डिग्री सेंटीग्रेड इन फर्नेस एंड कार्बन इज रिमूव इन द फॉर्म ऑफ कार्बन monoxide. Silica combines with calcium oxide, magnesium oxide and iron oxide and forms slag, jhag, and silica combines with calcium oxide. Similarly, phosphorus and sulfur react with ferrous oxide and calcium oxide to form slag. Slag contains calcium phosphate and calcium phosphate is sold as a fertilizer. Or Bessemer's process, oxides of carbon, silicon and manganese form slag, jhag, and carbon monoxide burned at the mouth of furnace with blue flame, and ferromanganese is added to correct the proportion of carbon when carbon monoxide flame dies. Manganese imparts hardens and tensile strength to the substance. Or to remove air bubbles, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड वी ऐड एल्यूमिनियम. और MCAT 2008 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द मीडियम कार्बन स्टील इज चार्ली 0.2 to 0.7. MCAT 2014 और ECAT 2008 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन डिफरेंट टाइप ऑफ आयरन प्रोडक्ट्स इन द ऑर्डर ऑफ चार्ली. कास्ट आयरन is greater than steel is greater than wrought iron, that is a Charlie option. और ECAT 2014 में क्वेश्चन पूछा गया, स्टील इज मैन्युफैक्चर्ड बाय ओपन अर्थ प्रोसेस फ्रॉम wrought iron, राइट. बीटा स्टील स्क्रैप, राइट. चार्ली कास्ट आयरन, तो डेल्टा ऑल अबव. फिर ECAT 2014 और 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, स्टील इज एन alloy ऑफ आयरन containing 0.25 to 2.5% of carbon and traces of other metal is further classified as, इसे क्या कहना चाहिए, mild steel, beta, high carbon steel, Charlie, medium carbon steel, तो delta, that is a all above. ECAT 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, the tube made of steel can be hammered while hot, but a cutting tool also made of steel cannot be hammered while hot. This is due to alpha, more carbon content in cutting tools, इसलिए. और corrosion के, a chemical decay of metal due to the action of surrounding medium is called as corrosion. Water is main source of corrosion. Impurities in metal promote corrosion. When metal aluminium come in contact with less metal copper, a galvanic cell is established. Active metals are corroded rapidly due to oxidation of less active metal. और क्यों प्रिवेंशन ऑफ corrosion जरूरी है, क्योंकि 1/4 part of the total iron production is damaged every year due to corrosion. That's why we can prevent it by coating of oil, paint, varnishes or enamel, या फिर coating of metal with thin layer of another metal, that is electroplating, या फिर by alloy formation. और tin plating और zinc plating में क्या फर्क है, तो iron sheet is dipped in molten tin, तो वो tin plating है. and when iron sheet is dipped in zinc chloride and rolled in zinc bath and then air cooled. और tin plating के अंदर galvanic cell is formed when tin layer is damaged. और zinc coating के अंदर galvanic cell is formed when zinc is damaged. और tin plating के अंदर iron acts as anode और zinc coating के अंदर zinc acts as anode. और ये sacrificial corrosion है. और electrons flow from iron to tin in tin plating, while electrons flow from zinc to iron in zinc plating. और फिर tin plating के अंदर iron डिके होता है और zinc plating के अंदर zinc डिके होता है, आयरन बच जाता है, इसीलिए इसे बोलते हो sacrificial corrosion. MCAT 2009, the most durable metal plating on iron to protect against corrosion is zinc plating, that is a sacrificial corrosion beta. Chromates
and dichromate. Origin: chromate is formed from chromic acid, salt of chromic acid, and dichromate is formed from the salt of dichromic acid. तो क्रोमेट्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं? बाय ऑक्सीडेशन ऑफ टेट्रावेलेंट क्रोमियम विद अल्कलीस, या बाय फ्यूजिंग क्रोमियम ऑक्साइड एंड अल्कली इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, या बाय हीटिंग नेचुरल क्रोमेट विद पोटेशियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. और अगर डाइक्रोमेट को बनाना हो, दैट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रोमेट in presence of sulfuric acid, या by converting sodium dichromate to potassium chromate dichromate by reaction with KCl. और क्रोमेट का कलर होता है येलो सॉलिड और डाइक्रोमेट ऑरेंज रेड क्रिस्टलाइन सॉलिड. और क्रोमेट का यूज, इट इज यूज्ड टू क्रोन पेंट इन इट्स प्रेपरेशन. और डाइक्रोमेट इट इज प्रिपेयर्ड फॉर डाइंग इन लेदर इंडस्ट्री फॉर क्रोमेट टैनिंग. और क्रोमेट, अच्छा एमसीक्यू है ये, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम नहीं करता, डाइक्रोमेट करते हैं. वेयर इट चेंज हाइड्रोजन सल्फाइड टू सल्फर, फेरस सल्फेट टू फेरिक सल्फेट एंड पोटेशियम आयोडाइड टू आयोडीन. और फिर पोटेशियम पर मैंगनेट KMnO4, इसको बनाने का तरीका बाय द रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड डाई पोटेशियम मैंगनेट, इस तरह इसको बना लो. या फिर बाय स्टेडलर्स मेथड वेयर वी पास क्लोरीन विद ऑक्सीडाइज्ड K2MnO4 ग्रीन टू KMnO4 पर्पल, कलर से पता चल जाएगा. या फिर इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन प्रोसेस से दिस ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजेज द मैग्नेट इनटू परमैंगनेट and purple solution of KMnO4 is filtered through asbestos. और कलर क्या होता है KMnO4 का? दैट इज डार्क पर्पल लस्ट्रस, चमकदार क्रिस्टल होती है. और सॉल्युबिलिटी इन वाटर इज 7% at 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 25% at 63. दैट मीन solubility increases with the increase in temperature. ऑक्सीडाइजिंग, ये ऑक्सीडाइज करता है H2S को सल्फर में, फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में, और ऑक्सीडाइज कर देता है ऑक्सालिक एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में. एंड व्हेन इट इज ट्रीटेड विद KOH एंड टेम्परेचर राइजेस देन ऑक्सीजन इज लिबरेटेड. और यूजेज, इट इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. Many organic compounds are prepared from KMnO4 and is a disinfectant and germicidal. MCAT, those are thus. KMnO4 acts as a powerful oxidizing agent, delta. ECAT 2016, potassium permanganate is a, again, powerful oxidizing agent. Charlie is a right option.